सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जेई एडवांस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो हम पर्टिकुलरली वो चैप्टर ने इस यूट्यूब चैनल पर कवर करने वाले हैं। साथ में हम बाकी और चैप्टर्स भी करेंगे जो जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपके रेगुलर सिलेबस में नहीं है, तो हम वो चैप्टर्स पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर्स, गैसेस एंड लिक्विड्स। तो अगर हम जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पर इसको कभी कभी कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी दूसरे चैप्टर के साथ रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, साथ में हम आपको असाइनमेंट्स भी देंगे। आपको लिंक देंगे गूगल ड्राइव की, आप वहां से असाइनमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, इस चैप्टर के लिए रेफरेंस जो हमने लिया है वो लिया है एटकिंस से। एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है। साथ में हमने रेफरेंस लिया है केएल कपूर का। तो हम वहीं से जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से, या जो भी कुछ हम जेई एडवांस के लेक्चर्स लेके आएंगे, हम उसका रेफरेंस भी आपको बताएंगे। आप बुक भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये सिलेबस है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 वाली वीडियो अब हम शुरू करते हैं। ये आप सिलेबस देख सकते हो जेई एडवांस का। ये सिलेबस है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब हम शुरू करते हैं। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब हमने क्लासिफाई किया तो उसके क्लासिफिकेशन के कुछ ना हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो रहता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो तरह की फोर्सेस है हमारे पास। पहली है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस, जिनको हम डिस्रप्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से हमारे पास थर्मल एनर्जी और उसकी वजह से हमारे पास डिस्रप्टिव फोर्सेस भी हैं। तो हम कहते हैं कि जब हमारी गैसियस स्टेट होगी, तो अगर हमारी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर हमारी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हम बोलते हैं ना, अगर हम हाई टेम्परेचर पे मूव कर रहे हैं तो हमारी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो हम गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे पास गैसियस स्टेट है। बहुत सिंपल सा है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से हमने बताया चीजों को, तो ये अच्छी डेफिनेशन है। सिमिलरली गैसियस स्टेट में हम एक चीज और कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड्स एंड द अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस बिकम्स वेरी बिग। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में हम कहते हैं अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है थर्मल एनर्जी से, राइट, यहाँ पे थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है थर्मल एनर्जी से, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट उतना ज्यादा मूव नहीं कर सकते। अगर ज्यादा मूव कर जाएंगे तो उसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, बट इस केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो उसकी वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दूसरा मॉलिक्यूल उसको अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से अब उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी तो होगी नहीं, मतलब एक मॉलिक्यूल मूव करके दूसरी तरफ तो जा नहीं सकता, या एक मॉलिक्यूल मूव करके कहीं और तो जा नहीं सकता, तो उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं है, बट उनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी हम बाद में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे अगर हमारे जेई एडवांस से रिलेटेड है तो हम बाद में इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी हमारी 3 स्टेट्स है ना जो हमने देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें हमारे पास जो गैसियस स्टेट है ना, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसी वजह से गैसियस स्टेट हमारे सिलेबस में भी है, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, वो बहुत आसान है। तो जनरली जब हम बोलते हैं कि हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करनी है, तो अगर हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करनी है ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स ना अवेलेबल होना चाहिए, कुछ हमारे पास, जैसे हम इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इन चारों प्रॉपर्टीज में से कोई 3 भी प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास डिफाइन है, तो हम चौथी प्रॉपर्टी खुद निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम वी नीड मास ऑफ द सिस्टम, प्रेशर
ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, मास एंड वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप के थ्रू करेक्ट होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसको हम जानते भी आइडियल गैस इक्वेशन हम बोलते हैं, अगर आइडियल गैस के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो। अच्छा, अब हम एक बार गैस लॉज देख लेते हैं जिसके थ्रू हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आने वाली है। गैस लॉज, पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हम गैस लॉज डिस्कस कर रहे हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैसेस के केस में चीजें बदल जाती हैं। जब हम रियलिटी में आते हैं तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ऐसा नहीं होता। तो जो गैस लॉज हैं, अब जो गैस लॉज हमने लिए हैं, ये लिए हैं हमने एटकिन से। तो एक बार देख लेते हैं, गैस लॉज बहुत आसान है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो गैस लॉज में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ भी बड़ा आसान है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग या तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, या हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ये हम कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ भी है। एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनका इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी इंपोर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता तो दिक्कत होगी। तो एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ध्यान से देखना, तो अगर हम बॉयल्स लॉ को लेके चलते हैं, तो इन बॉयल्स लॉ वी आर सेइंग दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जो इसका ग्राफ आता है वो आता है पैराबोलिक, राइट। तो लेट सपोज करो हमारे पास 4-5 ग्राफ हैं जिसमें T1, T2, T3, T4 टेम्परेचर है। अब मुझे पता करना है, देखो हम कह रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट अब मेरे पास 4 ग्राफ हैं। अब मुझे पता करना है T1, T2, T3, T4, इन चारों टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4 टेम्परेचर, कैसे पता करूंगा मैं? बड़ा सिंपल है। जब भी ग्राफ से कुछ पता करने को आए ना आपके पास, आपको क्या करना है, सिंपल, आप किसी भी साइड से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, इसको ही कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, ये वाली, तो अब आपको चेक करना है, देखो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, फ्रॉम यहां से यहां जा रही है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां जा रही है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इस मींस T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये रिलेशन होगा बिटवीन द टेम्परेचर, जो भी हमारे पास 4 ग्राफ दिए हुए हैं उनका टेम्परेचर। इसीलिए वो बोल रहा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये भी हमने एटकिन से लिया है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम प्रेशर का ग्राफ बिटवीन 1/V प्लॉट करते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस केस में सेम वही करना है, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद रिलेशन चेक करना है। हम ये कह सकते हैं अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, अगर ये लेट सपोज ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है और ये T4 पे है और ये T5 पे है, तो हम बोलेंगे T5 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये टेम्परेचर का रिलेशन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये आना चाहिए हमें निकालना। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी ध्यान रखना है, दिस इज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल वाला, तो हम बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन स्केल वाला जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में भी हमें ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे, ऐसे इधर से वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, उसके बाद देख लो। तो अगर हमें प्रेशर का रिलेशन बताना है, लेट सपोज ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, तो हम बोलेंगे P5 इज ग्रेटर देन P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग सॉरी, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग प्रेशर है, तो डिक्रीजिंग प्रेशर है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P4 इज ग्रेटर देन
P5। सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है वो कम होगा। रिलेशनशिप आप ऐसे देख सकते हो, आप सिंपल मार्क कर लो ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है। देखो इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। देखो तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब हम इधर से इधर जाएंगे, बट जब हम इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का मतलब है जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। तो आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर इन केल्विन अगर हमें निकालना है तो हम सीखते आ रहे हैं 273.15 का प्लस करना है डिग्री सेल्सियस में। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 प्लस 273 करना है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 प्लस 273 करना है। तो ध्यान रखना है जो भी हम टेम्परेचर एक्सप्रेस करते हैं दैट इज मेजर्ड इन केल्विन, और उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो केल्विन का। ये जीरो केल्विन क्या है? तो हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। वॉल्यूम तो केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जीरो केल्विन है, अगर हमने बोला टेम्परेचर जीरो केल्विन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर अगर आपने अचीव कर लिया तो उस पर वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब उस पर ना तो सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, ना गैस एग्जिस्ट करेगा, ना लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जीरो केल्विन पे। तो हम कहते हैं कि एक बार जीरो केल्विन टेम्परेचर को चेक तो कर ले डिग्री सेल्सियस में कितना है। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में है -273.15। तो -273.15 पहले आपको अचीव करना है। अचीव करने के बाद उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं जीरो केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास, जहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो पहले हम एक बार डिफ्यूजन और इफ्यूजन को समझ लेते हैं कि ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफ्यूजन बड़ा सिंपल है। जैसे अगर सपोज करो आप रूम में बैठे हो और कोई आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, या फिर कोई आप क्लासरूम में जाते हो, तो अगर कोई परफ्यूम लगा के आता है और वो अंदर आ जाता है परफ्यूम लगा के, तो जब वो परफ्यूम लगा के अंदर आएगा तो आपको एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, अरे उसने परफ्यूम लगाया, अरे इसने परफ्यूम लगाया। अगर आप धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दो रूम में तो आपको स्मेल आ जाती है, अरे धूप बत्ती जल गई है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, किसी वजह से आपको स्मेल का पता लग रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो हम बोलते हैं कि अगर बेसिकली हो क्या रहा है, टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। तो हो क्या रहा है, जो जो सब्सटेंस है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं, थ्रू आउट द रूम, जिसकी वजह से आपको स्मेल आ रही है। सो वी से कि टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द स्पेस। जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने की टेंडेंसी अगर है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, अगर डिफ्यूजन होता है थ्रू अ फाइन होल, छोटा सा होल है उससे अगर डिफ्यूजन हो रहा है, तो लेट्स सपोज करो टायर है, टायर पंचर हो गया, तो उसमें छोटा सा होल है, छोटे से होल से गैस पास, मतलब जो एयर होगी उसके अंदर वो पास हो रही होगी, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे इफ्यूजन। अगर थ्रू अ फाइन होल अगर ऐसा होता है, उस होल को हम ऑरिफिस भी बोलते हैं, ऑरिफिस भी गिवन है एटकिंस में, आप लोग देख सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं इफ्यूजन। ये ध्यान रखना। मैथमेटिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, हमें पता करना है कि किस रेट से फ्लो हो रहा है। जैसे परफ्यूम लगा के आया, हमें पता करना है किस रेट से फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर रूम में, तो वो डायरेक्टली, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डेंसिटी के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोलर मास से। ये हमें ध्यान रखना है। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोलर मास से। लेट सपोज करो हमारे पास दो गैस हैं, एक हमारे पास गैस G1 है, एक हमारे पास गैस G2 है, राइट। गैस G1 का मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास M1 और गैस G2 का मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास M2। अब हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है। तो लेट सपोज इसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो R1 है, इसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन है वो है R2। तो अब मुझे अगर R1 और R2 कंपेयर करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 विल बी इक्वल्स टू, देखो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। तो ये रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन बड़ा काम का है, इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार इस रिलेशन को ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर। जब हम सब लॉज को कंबाइन करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो पीवी होता है वो इज इक्वल्स टू एनआरटी।
तो ये पी क्या है यहाँ पे प्रेशर, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है हमारे पास गैस कांस्टेंट, टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर। जनरली एग्जाम में जो आर की वैल्यूज होती है वो गिवन होती है, आपको ध्यान रखने की कोई टेंशन नहीं है, आर की वैल्यूज गिवन होंगी आपके एग्जाम में। हाँ, आर की जो यूनिट्स होती है उनको एक बार बहुत ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स है ना कभी कभी उनके साथ एग्जामिनर कुछ मतलब ऐसे चेंज करके क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, ये आइडियल गैस पे ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना है हमें। जब हम रियल गैसेस की तरफ जाते हैं ना, तो रियल गैसेस के लिए जो भी आइडियल लॉज हमने पढ़े थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी हमने लॉज पढ़े थे, वो एप्लीकेबल नहीं होते रियल गैसेस में। वो कब एप्लीकेबल होते हैं, ये मतलब हम कहते हैं कि सभी टेम्परेचर पे वो एप्लीकेबल नहीं होते। कब एप्लीकेबल होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं बहुत कम प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर क्या है बहुत ही ज्यादा। तो हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। लो प्रेशर है, प्रेशर बहुत कम है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे रियल गैसेस हैं वो ओबे कर सकते हैं आइडियल गैस लॉज को। तो इस पर्टिकुलर लो प्रेशर वाली और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन पे पहुंचना ही हमारे लिए थोड़ा मतलब ऐसे अगर हम सोचें हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर बहुत कम, तो हम इस कंडीशन पे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी रियल गैसेस हैं वो ओबे करती हैं आइडियल गैस लॉज को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम जानते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर हमारे पास सेम है तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस, तो वो सेम नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। तो इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन, केटीजी। यहां से हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं, सवाल भी आता है। केटीजी में हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो पॉस्टुलेट्स हैं केटीजी की, सबसे पहली बात तो जो अभी हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, ये भी हमारा जो एवोगैड्रो लॉ है दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस ओनली, ठीक है। रियल गैस के लिए एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो हम कहते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास केटीजी है, केटीजी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पॉस्टुलेट्स हैं, हम कहते हैं गैस कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल्स। जो गैस है ना उसमें बहुत छोटे स्फेरिकल टाइनी पार्टिकल्स हैं विच मे बी आइडेंटिकल विद द मॉलिक्यूल्स। The molecules of a given gas are completely identical in size, shape and mass। तो हम ये assumptions करके चल रहे हैं जितने भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो साइज में आइडेंटिकल है, उनका शेप सिमिलर है और उनका मास भी एक जैसा है, आइडेंटिकल है, दे आर आइडेंटिकल। सेकेंड assumption हमने क्या किया है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। जो भी टोटल वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में एक छोटा सा मॉलिक्यूल बहुत कम नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी सेकंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैपिड मोशन में है विच इज कंप्लीटली रैंडम, जो कि रैंडम मोशन है। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द साइड ऑफ द वेसल। तो आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको गैसेस का मोशन समझना है तो लेट सपोज करो एक बड़ा सा कमरा है हमारे पास और उसमें बहुत सारे मच्छर हमने भर दिए, बहुत सारे छोटे मच्छर। तो जो भी सेम मोशन होगा ना मॉस्किटोज का, ऐसे जो भी हमारे पास मॉस्किटोज आपस में टकराएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो जो भी सेम मोशन होगा मॉस्किटोज का वही सेम मोशन होगा हमारे गैसेस के पार्टिकल्स का। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मींस इलास्टिक है मतलब कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा जब वो कोलाइड कर रहे हैं, मतलब जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। ये अजम्पशन है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन पार्टिकल्स टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, जो लॉज है हमारे पास जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एप्लीकेबल है इस केस में। नेक्स्ट है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट अ गिवन मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू टू अ लार्ज वैल्यू, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी है वो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ भी हमारे पास जा रही है, बट जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो के एवरेज है, वो हमेशा सेम ही रहेगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
तो ये कहते हैं कि अच्छा, ये हमने फिर सेम, ये हमने एटकिंस से लिया, एटकिंस में भी दिया हुआ है। तो ये कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये रिलेशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं PV इक्वल्स टू 1/3 NmC²। तो जो हमारे पास ये जो C² है ना, ये जो C है हमारे पास, ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो जो हमारे पास C है, अकेला C, उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम VRMS से भी डिनोट कर सकते हैं। VRMS का मतलब होता है V रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं, एग्जाम में आता है। P हमारे पास प्रेशर है, V हमारे पास वॉल्यूम है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, M हमारे पास मोलर मास है। एंड नंबर ऑफ मोल्स को हम जानते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इस रिलेशन को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। बट ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जहां पे हम मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं M इक्वल्स टू गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इससे हमने ये रिलेशन कैलकुलेट किया है। अच्छा, तो इसी के बेसिस पर हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है। तो जब हमारे पास, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो उनकी कुछ स्पीड होगी, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो गैस चेंजेस हो रही है कंटिन्यूअसली, तो वो कोलिजन्स की वजह से है, कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं, उनकी वजह से उनकी हमारे पास स्पीड्स आने वाली हैं। तो जो नेट रिजल्ट है, दैट वन कैन नॉट स्पीक द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मतलब हम एक पर्टिकुलर जो नेट रिजल्ट है ना, उसमें हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्पीड ये होगी। तो हम एक एवरेज बताएंगे, सभी मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बताएंगे, हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना उन सबको मिलाकर बता रहे हैं जो भी हमारे पास स्पीड्स आ रही हैं। तो हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉसिबल स्पीड रेंज। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉसिबल स्पीड रेंज में, कहां से कहां तक, मतलब इनिशियली उनकी कुछ भी स्पीड नहीं हो सकती, 0, और उनकी मैक्सिमम स्पीड भी हो सकती है टू हाई वैल्यूज। जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें नहीं पता। तो इसको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट किया था मैक्सवेल ने। उसके बाद मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मींस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर उन्होंने स्पीड्स का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको उन्होंने डिराइव किया। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो DNU है ना, ये DNU हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा DNU है, ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड हमारे पास U2 U प्लस DU हो सकती है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अच्छा, तो जब हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हमने प्लॉट किया, DNU को प्लॉट किया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो जब हमने इसको प्लॉट किया वर्सेस स्पीड, तो हमारे पास कुछ प्लॉट ऐसा आता है। तो ये जो प्लॉट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्लॉट को एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 कर्व हैं, एक ये पहले वाला नंबर 1, एक ये दूसरा वाला सेकंड, और एक ये तीसरा थर्ड। तो इन कर्व में हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन कर्व में कौन सा कर्व ज्यादा टेम्परेचर पे है, कौन से कर्व में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको टेम्परेचर देखना है ना, तो आपको पता है अगर आपको टेम्परेचर देखना है तो आप ना स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कांस्टेंट कर सकते हो। तो आप स्पीड से भी चेक कर सकते हो। आपको पता है जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है हमारी। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर हमें ऐसे लेट सपोज करो हमने ना स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट कर दिया। तो जब हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट कर दिया, तो हम देख रहे हैं इधर से इधर जाने पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाने पर स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये लो टेम्परेचर पे है, देखो ये लो टेम्परेचर पे है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे, ये बीच वाले टेम्परेचर पे, इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर पे है। तो हम बोलेंगे थर्ड वाला हाई टेम्परेचर पे है, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला। तो टेम्परेचर का रिलेशन ये होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कर्व हाई टेम्परेचर पे, कौन सा कर्व लो टेम्परेचर पे, ये आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखो जब हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इन कर्व में ना, जैसे लेट सपोज करो जो हमारे पास
स्पीड है ना एक पर्टिकुलर टाइम पर, या एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास स्पीड आने वाली है, तो वो ना एक पर्टिकुलर एरिया होगा हमारे पास। तो अगर हम ये वाला पर्टिकुलर एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास स्पीड ये है u, और ये हमारे पास ये हो जाएगी u, ये u1 है, और ये हो जाएगी हमारे पास u2। तो हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकाल रहे हैं। इसमें जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनकी स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम बोल रहे हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो स्पीड्स और वेरी हाई स्पीड्स आर इन स्मॉल नंबर। अच्छा, जब हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो एक फ्रैक्शन तो ये भी हो सकता है सर, एक फ्रैक्शन तो ये भी हो सकता है सर। तो अगर ये वाला फ्रैक्शन होगा तो ये वाला फ्रैक्शन बहुत कम है, ये वाला फ्रैक्शन भी बहुत कम है। तो हम ऐसा फ्रैक्शन लेते हैं जो फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो हम इस फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे, मतलब हम इस रीजन को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली स्पीड निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं यू मोस्ट प्रोबेबल, यूएमपीवी बोलते हैं जिसको, यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में। तो देखो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, देखो जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, बस मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास की रिलेशन क्या है। तो फाइनल रिलेशन हमारे पास जो आता है वो ये आता है। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 स्पीड्स निकल के आ रही है। अगर हम ये वाला फ्रैक्शन, लेट सपोज करो अगर मैं ये वाला फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वाला फ्रैक्शन है, लेट सपोज यहां से यहां तक का ये फ्रैक्शन है, या यहां से यहां तक का ये फ्रैक्शन है। तो इसमें 3 स्पीड कौन कौन सी है, देखो एक तो हमारे पास ये सी स्टार है, एक हमारे पास एवरेज है, और एक हमारे पास ये है। तो हम बोलते हैं कि इसमें एक है हमारे पास वी आर एम एस का मतलब है वी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसमें देखो एक है हमारे पास सी इज द रूट मीन स्पीड, तो ये हमारे पास वी आर एम एस है। एक हमारे पास वी एवरेज है, और एक हमारे पास वी मोस्ट प्रोबेबल है। जो v मोस्ट प्रोबेबल है वो है अंडर रूट 2RT/m, जो v एवरेज है वो है हमारे पास अंडर रूट 8RT/m, v RMS है हमारे पास अंडर रूट 3RT/m। तो इनका रिलेशन हमें एज इट इज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हमें लर्न कर लेना है। v RMS होता है अंडर रूट 3RT/m, v एवरेज होता है अंडर रूट 8RT/m, v मोस्ट प्रोबेबल होता है अंडर रूट 2RT/m। एक रिलेशन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है कि जो हमारा v है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो v RMS हो, चाहे वो v मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे वो v एवरेज हो। तो जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा अंडर रूट टी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है जब हमारा मोलर मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है चाहे वो वी आर एम एस हो, चाहे वो वी एवरेज हो, चाहे वो वी मोस्ट प्रोबेबल हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, अंडर रूट एम के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास 2 रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में, तो ये हमें भूलना नहीं है, ये तीनों रिलेशन हमें भूलने नहीं है। अच्छा, तो वही है, हमने वी मोस्ट प्रोबेबल डिसाइड किया अंडर रूट 2RT/m, वी एवरेज डिसाइड किया हमने अंडर रूट 8RT/m, वी आर एम एस हमने डिसाइड किया अंडर रूट 3RT/m। तो ये हमारे पास स्पीड्स हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और है, इस रिलेशन को हम एक तरह से और कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमें इसको के टर्म्स में लिखना है, के मतलब हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अगर उसके टर्म्स में लिखना है तो जो हमारा के होता है वो होता है R/NA। तो हम यहाँ पे R को रिप्लेस कर सकते हैं के साथ, तो हम यहाँ पे R को भी रिप्लेस कर सकते हैं के साथ, तो उसके टर्म्स में भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट 2KT/m स्मॉल m, m मतलब गिवन मास, अंडर रूट 8KT/m स्मॉल m, अंडर रूट 3KT/m स्मॉल m। तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2KT/m, ऐसे ही हमारे पास एवरेज हो जाएगा अंडर रूट 8KT/m, ये हमारे पास हो जाएगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट 3KT/m। तो ये हमें रिलेशन ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन तीनों स्पीड्स को कैलकुलेट करें, अगर हम इन तीनों स्पीड्स को एक बार देखें, इनमें रिलेशन अगर हमें निकालना है, तो इनमें एक रिलेशन है हमारे पास जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये हमारे पास VRMS है,
ये हमारे पास, देन हमारे पास ये एवरेज है, ये मोस्ट प्रोबेबल है। तो ये हमारे पास वी आर एम एस, वी एवरेज और ये मोस्ट प्रोबेबल। तो जब हम इनको रिलेट करते हैं तो इनका रिलेशन आता है 1.732, 1.596, 1.414। तो इसको आप ध्यान रखोगे। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो इससे हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो हमारा वी आर एम एस है, जो हमारा वी आर एम एस है इज ग्रेटर देन वी एवरेज, इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। तो ये हमारा वी आर एम एस बहुत ज्यादा है, उसके बाद वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। तो इसीलिए देखो, ये अगर आप ग्राफ ध्यान से देखो तो इस ग्राफ में हमारे पास दिख रहा है आपको, तो जो हमारा ये वाला है, ये हमारा सी स्टार वाला जो है, ये हमारा √2 RT/m। तो ये हमारा वी मोस्ट प्रोबेबल है, √2 RT/m यहाँ पर है वी मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद ये हमारा एवरेज है, ये एवरेज है, और ये क्या है हमारा वी आर एम एस। तो इधर से इधर जाने पर वी आर एम एस की तरफ जा रहे हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं। ये वी मोस्ट प्रोबेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होगी हमारे मॉलिक्यूल्स की। तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये आप लोग देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस भी हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जैसे जेईई एडवांस का ही पीवाईक्यू है कि एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है इज इक्वल्स टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो वी आर एम एस है वो होती है हमारे पास √3 RT/m, और जो वी मोस्ट प्रोबेबल है वो होती है √2 RT/m। तो ये कह रहे हैं कि एट 400 केल्विन पे जो वी आर एम एस है वो इक्वल है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के गैस वाई एट 60 केल्विन। तो हम कह रहे हैं √3 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 40, दैट इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर से आर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, देन हमें एम कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा एम है वो कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 400। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास कितना था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 4 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अनदर जो हमारे पास गैस वाई है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपको ध्यान रखनी है वी आर एम एस वी मोस्ट प्रोबेबल, और एक हमारे पास क्या है वी एवरेज क्या होता है √8 RT/m। तो ये तीनों रिलेशन तो आपको भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली हमारे पास जो रियल गैसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, वहां से भी ये क्वेश्चन आता है। यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट पे हमें फोकस करना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे हमें फोकस करना है, वो आपको आना चाहिए समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।